तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, जिसमें रियल ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि अगर किसी सरफेस पे डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे फॉल करेगा, इन दैट केस द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इनकमिंग रे विल बी टेकन एज रियल ऑब्जेक्ट. If converging incident rays fall on the surface, in that case, in presence of the surface, the point of convergence or the point where incoming rays appear to converge will be called virtual object. जब हम लोग बात कर रहे थे इमेज का, तो इमेज में मैंने बोला था कि इमेज को हमेशा रिलेट करते हैं या तो रिफ्लेक्टेड या फिर ट्रांसमिटेड रे की वजह से. मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होगा. तो हम लोग जब भी रिलेट करेंगे इमेज को तो या तो रिफ्लेक्टेड या फिर ट्रांसमिटेड रे के हिसाब से. और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे converges at a point, in that case that will be called real image. If reflected or transmitted ray appear to diverge from a point, then will be called virtual image. तो रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बात किया था. अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को ह्यूमन आई कैसे ऑब्जर्व करता है. तो उस फेनोमेना को समझने के लिए अगर जाएं तो पहले अगर ह्यूमन आई का बात करेंगे तो ये हो गया हमारा आई लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस. ये सीरियली मसल हो गया और इसके साथ फिर यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना. अब अगर मान लो कि कोई भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा रहेगा तो उससे लाइट रे हर डायरेक्शन में डाइवर्ज होगा. तो हमारा यहां से जितना भी लाइट रे फॉल करेगा ऑन दिस लेंस, और आई लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस. क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस? इसलिए कि ये लेंस होगा जितना भी रे हमारा डाइवर्जिंग इनकमिंग रे फॉल करेगा तो ये लेंस जो है इसको कन्वर्ज करेगा, उसका रियल इमेज कहां पे बना देगा? रेटिना के ऊपर. तो उस केस में ये कन्वर्ज करके इमेज बना दिया कहां पे? रेटिना के ऊपर. तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि जो भी डाइवर्जिंग रे फॉल कर रहा होगा उसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस. तो इनकमिंग रे जो हमारे आई पे फॉल करता है उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस निकालेंगे. दैट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस अगर हम बोले तो वो एक्ट करेगा हमारे आई के लिए एज ऑब्जेक्ट. उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का रियल इमेज किस पे बना? रेटिना पे. और अगर उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का रियल इमेज बना रेटिना पे तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन आई जो है उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को देख सकता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं यहां से कि कुछ इनकमिंग रे हमारा इसके ऊपर फॉल कर रहा है, इस तरह से इनकमिंग रे, डाइवर्जिंग इनकमिंग रे ले लिया, तो डाइवर्जिंग इनकमिंग रे जो है इसके ऊपर मान लो फॉल कर रहा है. तो ये हो गया हमारा, मान लो ऐसे ले लेते हैं कि ये डाइवर्जिंग इनकमिंग रे फॉल कर रहा है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे कौन सा रे हमारा फॉल कर रहा है. ये डाइवर्जिंग रे फॉल कर रहा है. उन डाइवर्जिंग इनकमिंग रे का हम सबसे पहले निकालेंगे पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस. मतलब इसको पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे, इसको भी पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे, इसको पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा रियल ऑब्जेक्ट. अब हमारा बात हुआ कि जो भी हमारा डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का रियल इमेज बनेगा किस पे? रेटिना पे. तो ये डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे को कन्वर्ट करके उसका रियल इमेज कहां पे बना है? रेटिना पे. और फाइन उसके बाद हमारा माइंड जो सेंस करता है कि इमेज फॉर्मेशन हुआ है. किसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है? तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का. और हम बोलेंगे कि ह्यूमन आई फिर उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को देख सकता है. तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि ह्यूमन आई पे फॉल करने वाले इनकमिंग रे का रियल इमेज किस पर बना? रेटिना पे. तो वो इनकमिंग रे के करस्पॉन्डिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका इमेज बना हमारा रेटिना पे. तो उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को ह्यूमन आई देख पा रहा है. अब बात करते हैं कि किस इमेज को हम देख सकते हैं और किस इमेज को हम नहीं देख सकते. मतलब रियल और वर्चुअल पे अगर बात करेंगे
तो पहला स्टेटमेंट हो गया कि ह्यूमन आई कैन ऑब्जर्व बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। जो कंक्लूडिंग पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि एक बार इमेज का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, चाहे वो रियल इमेज हो चाहे वो वर्चुअल इमेज हो, उस पोजीशन ऑफ इमेज से लाइट रे मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रे या ट्रांसमिटेड लाइट रे जो होता है वो हमेशा डाइवर्ज होता है। और अगर वो डाइवर्जिंग रेस, रिफ्लेक्टेड रेज और ट्रांसमिटेड रे ह्यूमन आई पे फॉल करेगा तो ह्यूमन आई के लिए जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, और उसका रियल इमेज किस पे बन जाएगा, रेटिना पे। तो जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है दैट इज इमेज, इमेज का रियल इमेज किस पे बन गया, रेटिना पे, तो उस इमेज को ह्यूमन आई देख सकता है। तो अब बात हुआ कि जो ह्यूमन आई, पहला स्टेटमेंट हमारा कि ह्यूमन आई कैन ऑब्जर्व बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। इस बात को अगर हम समझने जाते हैं तो एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चलते हैं यहां से कि हम लोगों ने जैसे एक एग्जाम्पल लिया था कॉनकेव मिरर का, उसमें हम लोग ने लिया पोल, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये लिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे हमने रख दिया मान लो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो दो रे का बात किया था, एक रे जो हमारा पोल पे फॉल करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रे हमारा चला गया इधर की तरफ, ये हो गया R1। और दूसरा इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया हमारा 0। तो उस केस में हम बात करें लाइट रिट्रेस करेगा पाथ, और R1 R2 को हम देखें तो ये हमारा एक्चुअली मीट कर रहा है, फिर R2 आगे की तरफ बढ़ेगा और ये हो गया इमेज। तो बिफोर फॉर्मेशन देखें तो R1 R2 इस जगह पे जाके कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इमेज R2 इधर जा रहा है, R1 इधर जा रहा है, तो ये हो गया हमारा पाथ किसका, R2 का, ये हो गया पाथ R1 का। अब ह्यूमन आई उन पॉइंट्स को देख पाएगा जो सामने हो, मतलब ह्यूमन आई का बात करें तो उसके लिए हमारा जिस पॉइंट को हम देखने जा रहे हैं वो उसके सामने हो, वो एक्ट करेगा इस रियल ऑब्जेक्ट उस केस में। तो हमारा ये हो गया कि अगर हमको इसको देखना है तो आई हमारा इमेज फॉर्मेशन के बाद क्या होना चाहिए कहीं पे, तो अगर हम यहाँ पे ह्यूमन आई ले लेंगे तो ये जो रे इसके ऊपर फॉल कर रहा है, ये दोनों रे इस ह्यूमन आई के लिए बात करेंगे तो इनकमिंग रे हो गया। इस इनकमिंग जो डाइवर्जिंग रेज है इसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कौन सा है, आई है, आई मेरा पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। तो ये जो लाइट रे को कन्वर्ट करके इमेज बनाएगा रेटिना के ऊपर, वो किसका इमेज बनाएगा, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का। तो पहले चीज हो गया कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर से आया था, जो इमेज बना उससे रे डाइवर्ज होकर के जब इस पर फॉल किया तो आई विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, और इस केस में कौन सा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, रियल ऑब्जेक्ट की तरह। तो रियल ऑब्जेक्ट की तरह इमेज बिहेव कर रहा है और उसको कन्वर्ट करके जो है रेटिना पे इमेज बनाया। इसका मतलब मेरा जो आई पे फॉल करने वाले रे हैं उसका जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है दैट इज आई, उसका रियल इमेज बना रेटिना पे। तो अब हम बोल सकते हैं कि आई को ह्यूमन आई जो है देख सकता है। तो ये जो इमेज का इमेज है उसको ह्यूमन आई देख पाएगा। तो इस केस में इमेज हमारा क्या था, रियल इमेज था, और रियल इमेज को हमारा ह्यूमन आई ऑब्जर्व कर सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जो अगर वर्चुअल बनता है तो वर्चुअल का सिचुएशन में जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था तो उसको लेकर के चलते हैं यहाँ पे कि ये ले लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग ले लेते हैं ये हो गया हमारा पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होगा, सी लिख लेते हैं हम लोग। फोकल पॉइंट जो होगा जो हम डायरेक्ट से लेकर डिफाइन करते हैं वो भी पीछे होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ R/2। अब हम लोग अगर ले लेते हैं मान लो कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे लेते थे हम लोग, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो दो रे का बात करते थे हम लोग, एक रे ले लेते थे यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन, ये रे चला गया इधर की तरफ, इसको ले लिया R1। दूसरा इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का बात करते थे कि इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी हमारा रे होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो ये रिट्रेस करेगा।
पाथ और R1 R2 को देखें दोनों डाइवर्जिंग है, तो इसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये बना इमेज। अब यहां से ये हुआ कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है अगर आई पे फॉल करता है, ये रिफ्लेक्टेड रे किस पे फॉल करेगा महात्मा? आई पे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे अगर हमारे आई पे फॉल करेगा तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं, आई थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये आई लेंस पे, तो ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R1 हो गया, ये हम रेटिना बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये जो R1 R2 का हम बात कर रहे हैं, दोनों इनकमिंग रे हमारे आई के लिए, और दोनों इनकमिंग रे तो इसके लिए इंसिडेंट रे की तरह हो गया। इंसिडेंट रे का जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो कौन सा है? आई है। तो इमेज का पोजीशन हो गया मेरा पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस फॉर रेज फॉलिंग ऑन आई। तो इस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का रियल इमेज बनाएगा रेटिना पर बाय कन्वर्जिंग द इनकमिंग रेज। तो इसको कन्वर्ज करके रियल इमेज हमारा कहां पे बना दिया? रेटिना पे। किसका रियल इमेज बना है? ये जो रे फॉल कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का रियल इमेज बना रेटिना पे। इसका मतलब इस आई को जो है ह्यूमन आई ऑब्जर्व कर सकता है, और इस केस में ये इमेज हमारा क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज तो सिंपल सा बात है, कोई भी आई किसी भी इमेज को देख सकता है। अगर हम बात करेंगे कि इमेज से निकलने वाला रिफ्लेक्टेड रे अगर ह्यूमन आई के ऊपर फॉल करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो फॉल करता है आई के ऊपर उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होता है पोजीशन ऑफ इमेज। तो उस इमेज का रियल इमेज बना रेटिना पे, और उस केस में हम बात करेंगे कि दैट इमेज विल बी ऑब्जर्व, मतलब पोजीशन ऑफ आई विल बी ऑब्जर्व बाय ह्यूमन आई। इस केस में वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज को ह्यूमन आई ऑब्जर्व कर सकता है। तो पहला चीज हो गया कि ह्यूमन आई कैन ऑब्जर्व बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा ये है वो ये है कि रियल और वर्चुअल दोनों इमेज को जो है कैमरा के थ्रू हम फोटोग्राफ कर सकते हैं। तो बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ। तो इस चीज को समझने के लिए जाएंगे तो जो हम लोग कैमरा लेंस यूज करते हैं, कैमरा लेंस में हम लोग जो लेंस सामने होता है दैट लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर हम देखेंगे तो कैमरा लेंस में जो हमारा लेंस होता है वो कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब इस लेंस के पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट होता है जो ब्लैक कलर का जनरली आपको दिखेगा ब्राउन टाइप से। तो ये हो गया हमारा फोटोग्राफिक प्लेट। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा हीट टॉपिक के अंदर कि एनी मैटर पार्टिकल एबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब है कि जितना भी पॉइंट मास पार्टिकल होगा, हर पॉइंट मास पार्टिकल विल बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, ये बात जरूर है कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां से निकलता है अगर उसका वेवलेंथ लाई करेगा इन द रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, तो उस केस में हम लोग बात करेंगे कि उसके लिए ह्यूमन आई जो हमारा क्या होगा? सेंसिटिव होगा और वो विजिबल लाइट के रेंज में आ जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि एवरी मैटर पार्टिकल अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब हो गया कि एवरी पॉइंट मास पार्टिकल विल बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उस पर जितना भी पॉइंट होगा, मतलब हर पॉइंट मास को अगर इसको डिफरेंट पॉइंट मास में डिवाइड करके चलेंगे तो हर पॉइंट जो उस पर लाई करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट विल बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे, इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लें यहाँ पे, तो इस पॉइंट से जो रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल लो या लाइट रे जो फॉल किया इसके ऊपर, अब ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज करके फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका रियल इमेज बना देगा। तो ये अगर पॉइंट नंबर हम 1 ले रहे थे तो 1 का रियल इमेज यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये इमेज बनने का मतलब क्या है कि लाइट एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ज हुआ, तो ब्लैक वाले पार्ट पे हमको क्या दिखेगा? ब्राइटनेस दिखेगा, क्योंकि लाइट एनर्जी वहां पे पहुंचा। तो ये हो गया कि यहाँ पे ब्राइटनेस बना। फिर अगर ये पॉइंट है तो इससे भी लाइट रे डाइवर्ज होगा हर डायरेक्शन में।
और लाइट एनर्जी का डाइवर्ज हुआ तो इसको कन्वर्ट करके ये यहाँ पे क्या बना देगा, इसका इमेज बना देगा। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमको ये मिल गया। उसी तरह से ये अगर कोई पॉइंट है तो इससे भी जो लाइट रे हमारा डाइवर्ज हुआ उसको कन्वर्ट करके इसने इमेज बना दिया इस तरह से। इसका हो गया। इस तरह से हर पॉइंट जो इसके ऊपर लाई करेगा उसका इमेज बनाते जाएगा और फाइनली जब हम इसको मिलाएंगे तो उसी तरह का स्ट्रक्चर जो हमारा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आ जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि जो इसका फोटोग्राफ मिला। तो हर पॉइंट से जो हमारा लाइट एनर्जी निकलता है उसको कन्वर्ट करके इस पे डॉट डॉट बनता गया ब्राइट स्पॉट्स, और उन ब्राइट स्पॉट को जब पूरा मिलाया तो हर पॉइंट कहीं पे ब्राइट स्पॉट ज्यादा हो कहीं पे कम हो, किसी पॉइंट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा हो कहीं कम होगा, इस तरह से होगा। तो उसके हिसाब से हमको एक फोटोग्राफ इसके ऊपर मिल जाएगा। अब एक तरह से देखते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट एक रेटिना की तरह काम किया, तो एक कैमरा लेंस जो होता है वो एग्जैक्टली बिहेव करेगा ह्यूमन आई की तरह। और उस केस में हम लोग बात करेंगे कि चाहे वो रियल हो चाहे वो वर्चुअल हो, दोनों इमेज को जो है फोटोग्राफ किया जा सकता है, ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट उसको उतारा जा सकता है। क्योंकि जो भी हमारा इमेज बात करते थे, इमेज का पोजीशन से लाइट रे हमेशा डाइवर्ज होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो हमारे जो है इस लेंस पे कैमरा लेंस पे फॉल करेगा और उसका रियल इमेज फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बना देगा और उससे हमारा फोटोग्राफ बनेगा। तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट कि हम लोग अगर बात करते हैं रियल और वर्चुअल तो दोनों इमेज को हम फोटोग्राफ कर सकते हैं, क्योंकि कैमरा लेंस विल एक्ट एग्जैक्टली एज ए ह्यूमन आई। तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये है कि रियल इमेज को तो हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन के ऊपर नहीं उतारा जा सकता है, मतलब स्क्रीन के ऊपर नहीं लिया जा सकता है। अब उसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग एक बात यहां से कंक्लूड करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं मिरर के केस में, तो मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद ही लाइट रे जो है कन्वर्ज हो सकता है किसी जगह पे। मतलब रियल इमेज जब भी फॉर्म करेगा तो वो मिरर के सामने होगा, वर्चुअल इमेज जब भी फॉर्म करेगा तो मिरर के पीछे होगा। सेम वे में अगर हम मिरर का बात करेंगे, जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो वो रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और अगर पीछे ऑब्जेक्ट हमारा है तो वो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह होगा। तो यहां से हम लोग एक चीज लेकर के चलते हैं कि हमको पता है कि जो रियल इमेज मिरर के सामने, मतलब सामने लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट जाके कन्वर्ज होता है एक पॉइंट पे, एनर्जी पहुंचेगा वहां पे, लेकिन वर्चुअल इमेज जो होता है वो बिहाइंड द मिरर जो रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग होता है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके करते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे हम लोग लेकर के चल रहे थे कि ये ले लिया हम लोगों ने कॉन्केव मिरर, और जो हमेशा से एग्जांपल ले रहे हैं उसी को लेकर के अगर हम लोग चले, ये एफ हो गया, ये हो गया हमारा सी, ये हमने सोच लिया, ये ले लिया पोल पे, और इसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन हो गया, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में बात करेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये दोनों जो है मीट किया इस पॉइंट पे, ये हो गया इमेज। अब यहां से हम लोग एक चीज देखते हैं कि अगर इस जगह पे कोई स्क्रीन रख देते हैं, इस तरह का स्क्रीन रख देते हैं, तो स्क्रीन अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो उस केस में एक बात तो हमको क्लियर हो जाएगा कि जो भी रे यहाँ गया, स्क्रीन बल्कि इतना बड़ा नहीं दिखाता हूँ कि आपको महान होना सोचने लगे कुछ से कुछ, तो मान लो कि हमने एक स्क्रीन यहाँ पे रख दिया, अगर हम स्क्रीन रखेंगे तो ये सब लाइट एनर्जी जो होगा इस पॉइंट पे पहुंचा, ये एनर्जी पहुंचा, ये एनर्जी पहुंचा, अगर ये एनर्जी वहां पहुंचता है स्क्रीन पे तो इस जगह पे ब्राइटनेस लेवल हमारा बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जैसे ही स्क्रीन रखा तो उस पर जिस पॉइंट पे ब्राइटनेस लेवल बढ़ा, इसका मतलब है कि वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो रियल इमेज को तो हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। लेकिन अगर यही सिचुएशन हम चेंज कर देते हैं कि यहाँ कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सोर्स यहाँ पे लिया, ये रेस पे फॉल किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन ये चला गया R1, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन वाला बात करते थे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हमारा इधर की तरफ चला गया, ये हो गया R2, ये हो गया R1, दोनों डाइवर्जिंग है तो हम पीछे की तरफ खींचेंगे और ये हो गया हमारा इमेज। अब हम देख रहे हैं कि ये जो इमेज का पोजीशन है उस पर कोई लाइट एनर्जी तो नहीं पहुंचा, जब लाइट एनर्जी नहीं पहुंचा तो हमारा जो ब्राइटनेस लेवल, अगर मान लो कि यहाँ की स्क्रीन हम रख भी देते हैं
तो पीछे स्क्रीन रखने में कोई एनर्जी पहुंचा नहीं, मतलब उसमें कोई ब्राइटनेस का बात नहीं होगा, इसका मतलब है कि हमको कुछ नहीं दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। अब मिरर यहाँ रखा हुआ है, अब मिरर के पीछे जाके स्क्रीन रख दिया और बोला है इस पे आएगा हमारा इमेज, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीधा सा बात है कि इसमें जो यहाँ पे कोई एनर्जी मिरर के पीछे रख रहे हैं, कोई एनर्जी यहाँ पे लाइट एनर्जी आया नहीं। जब लाइट एनर्जी नहीं आएगा तो कोई ब्राइटनेस में हमारा चेंज होना नहीं है, मतलब हम किसी हालत में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं ये कि स्क्रीन के ऊपर किसी भी हालत में हमारा जो है वर्चुअल इमेज को नहीं रख सकते हैं, ले सकते हैं, उतार सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्रीन एट द पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज रख भी देंगे तो वहां कोई लाइट एनर्जी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कोई भी वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। तो ये 3 पॉइंट के क्वेश्चन में अगर कभी भी दे रखा है कि एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, तो इस सेंटेंस का कंक्लूजन हमारे माइंड में क्या बनेगा कि हम जिस भी इमेज का बात कर रहे हैं वो इमेज जो है हमारा क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, अब हमारा जो अगला पार्ट उसमें आता है वो दे रखा होगा नोट्स के अंदर, एक्सटेंडेड इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो अभी बताया कि अगर हम कोई भी जितना भी डेफिनेशन हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का लिया, चाहे रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट बात किया, इमेज का बात किया, तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज सब पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट इमेज का हमने डेफिनेशन दिया है। अब एक्सटेंडेड का मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लो इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, अब ये मैटर का बना हुआ है, हर पॉइंट जो इसके ऊपर लाई करेगा, चूंकि वो पॉइंट मास, एवरी पॉइंट मास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विल बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी पॉइंट लाई कर रहा है हर एक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सोर्स की तरह। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना पॉइंट लाई करेगा दैट विल बी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, उससे लाइट हम डाइवर्ज कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड उसको ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को अगर हम मिला देते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बना उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हमको बनाना है तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी पॉइंट लाई कर रहा है हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट इमेज बना लेंगे, और उन पॉइंट इमेज को जब हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सटेंडेड इमेज। तो एक्सटेंडेड इमेज का बात तब करेंगे जब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बात करेंगे। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया लोकस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, और एक्सटेंडेड इमेज का मतलब हो गया लोकस ऑफ पॉइंट इमेजेस। तो एक ऑब्जेक्ट का जितना भी पॉइंट लाई कर रहा हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज बना है, और उनको जब मिला दिया तो वो हमको क्या देगा, तो वो हमको देगा एक्सटेंडेड इमेज। तो लोकस ऑफ पॉइंट इमेजेस जो होगा वो कहलाएगा हमारा क्या, एक्सटेंडेड इमेज। अब अगर हम एक्सटेंडेड इमेज बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जितने पॉइंट है उसका इमेज बनाना पड़ेगा। अब हम अगर मान लो इसका बनाना है तो हर पॉइंट का बैठ के तो नहीं बनाने लेंगे, इस पे जो लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हम करेंगे क्या, 2 एक्सट्रीम पोजीशन का इमेज बना लो और उनको फिर जो है ज्वाइन कर देंगे, और दैट विल गिव अस एक्सटेंडेड इमेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर लेकर के चले यहां से, ले लिया हम लोगों ने ये हो गया पोल, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए काम करता हूं, यहां पर जो है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमने शो कर लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब अगर हमको एक्सटेंडेड इमेज बनाना है तो हर पॉइंट का ना बना करके सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट का बनाएंगे तो हमको 2 पॉइंट का इमेज बनाने की कम से कम जरूरत पड़ेगा, एक ए का पड़ेगा, दूसरा बी का, और जिस भी पॉइंट का इमेज बनाना होता है उससे कितना रे कम से कम निकालेंगे, तो मिनिमम 2 रे हम निकालेंगे। तो हम ए का पहले बनाने जाएंगे, तो पहला हमने पोल पे फॉल कराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गए, तो उसके हिसाब से हमारा यहां पे आ गया। इसको लिख लेते हैं फर्स्ट रे के करस्पॉन्डिंग RA1। फिर हमारा जाके दूसरा लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
तो इसको RA2 बोलेंगे। ये दोनों एक्चुअली इस पॉइंट पे जाकर के मीट किया, तो इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, इमेज करस्पॉन्डिंग टू ए, तो ये हो गया हमारा A'। क्या हो गया, A' हो गया। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं बी के लिए। तो बी के लिए कम से कम 2 रे निकालेंगे। पहला रे लेते हैं जो पोल के ऊपर फॉल करेगा। अगर पोल के ऊपर हमने इसको फॉल कराया यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बात करेंगे, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये चला गया इधर की तरफ। इसको हम लोग लिखेंगे RB1। अब दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में अगर हम लोग जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो गया RB2। RB1 RB2 यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रहा है, तो B के करस्पॉन्डिंग इमेज हो गया B', और उसके बाद A' B' को मिला दिया, तो ये कहलाएगा एक्सटेंडेड इमेज। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB का एक्सटेंडेड इमेज बन गया हमारा A' B'। और जब भी हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने जाएंगे, तो 2 एक्सट्रीम पोजीशंस जो होगा उसका हम पॉइंट इमेज बना करके और उसके बाद आकर के उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया एक्सटेंडेड इमेज का फॉर्मेशन का। नेक्स्ट उसमें वर्ड जो आपको लिखा होगा वो लिखा होगा इन्वर्टेड इमेज एंड इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, जिसको सेंट्रल एक्सिस या फिर हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, तो वो -∞ से +∞ तक जाएगा। तो अगर हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज लाई ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे जाएं कि हम लोगों ने लिया ये एक मिरर, इसको ले लेते हैं पोल, ये हो गया मेरा F और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है अगर हम यहां पे रख देते हैं, तो उस केस में अगर मान लेते हैं कि जो इसका इमेज, तो बताया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज लाई करेगा सेम स्ट्रेट लाइन में, और इमेज मान लेते हैं यहां कहीं पे बना। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड इमेज। तो यहां पे जो ये इमेज होगा ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस तो -∞ से +∞ तक है, ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। अगर वही सिचुएशन हमारा होता कि जैसे हम लोग यहां पे लेते ये पोल, ये फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे हमने ले लिया एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो पॉइंट सोर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज लाई करेगा सेम स्ट्रेट लाइन में, और इमेज हम लोग ले लेते हैं इधर की तरफ। अब हम देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज भी नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाई ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में इस इमेज को जो हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे इरेक्ट इमेज। तो ये हो गया हमारा इरेक्ट इमेज का जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके तो अब यहां से कंक्लूजन ये हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज लाई ऑन द सेम साइड, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज का बात कर लेते हैं। इफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस इमेज को क्या बोलेंगे, इरेक्ट। एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि ये हो गया हमारा मिरर, इसको ले लेते हैं हम लोग पोल, ये हो गया हमारा एक्सिस, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर,
और हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, मान लो इस तरह का, ये ऑब्जेक्ट लिया। अब ये ऑब्जेक्ट जो हम लोग लिख रहे हैं, इसको लिया हमने ए और इसको लिया हमने बी, इस तरह का ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज बनाने जाएंगे, मान लो इसका जो इमेज बनेगा, इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज लाई करेगा सेम स्ट्रेट लाइन में, इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज लाई करेगा इस लाइन में। अगर हम इसको बनाने जाएंगे तो इस तरह का हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ ए डैश हो गया, बी के करस्पॉन्डिंग हमको बी डैश मिलेगा। और अगर इस सिचुएशन में देखें तो इमेज को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। क्यों इन्वर्टेड बोलेंगे, तो पहले हम ए पॉइंट के हिसाब से देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। मतलब ए के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज और पॉइंट ऑब्जेक्ट दोनों लाई कर रहा है ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज क्या कर रहा है, इन्वर्टेड। बी के हिसाब से देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन गया। तो इस केस में अगेन अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के रिलेटिव बात करेंगे तो साइड ऑफ इमेज और साइड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा अपोजिट है। तो इमेज को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। इमेज को क्या बोला, इन्वर्टेड बोला। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गया हमारा वन ऑफ द एग्जाम्पल। इन्वर्टेड के लेकर चलते हैं। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे रखते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट हम इस तरह से रख लेते हैं ए और बी, और इसका अगर हम इमेज फॉर्म करने जाएंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहां मान लो इमेज बना, तो ये हो गया ए, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो इससे एक चीज पता चला कि बी जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, बी डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो सेम साइड पे लाई कर रहा है। तो ए डैश बी डैश को यहां जो बोलेंगे इसमें इमेज क्या कहलाएगा, इरेक्ट इमेज कहलाएगा। जबकि इस केस में अगर हम बात करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा इन्वर्टेड इमेज। तो ये हो गया हमारा इरेक्ट इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन। अब अगला टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे ये कहता है कि अगर हम कोई पॉइंट सोर्स लेते हैं उससे बहुत सारा लाइट रे निकलेगा। एक लाइट रे के पाथ को हम फॉलो करना शुरू करें। मान लो कि जो एक लाइट रे के पाथ को फॉलो किया, पहला एक सरफेस मिला जहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरे सरफेस पे मान लो रिफ्रैक्शन हुआ, तीसरे पे फिर रिफ्लेक्शन हुआ। उसके बाद जो एक पॉइंट पर स्पेस में लाइट रे पहुंचा, अगर उस जगह पे डायरेक्शन ऑफ लाइट रे को हम रिवर्स कर देते हैं तो लाइट रे जो है उसी पाथ को फॉलो करता हुआ सोर्स तक पहुंच जाएगा जिस पाथ को फॉलो करता हुआ उस पॉइंट तक पहुंचा था। इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे लाइट रे के पाथ को या डायरेक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो लाइट रे उन्हीं पॉइंट पे फिर से रिफ्लेक्शन करेगा जो जिन पॉइंट पे रिफ्लेक्शन आने के दौरान किया था, उन्हीं पॉइंट पे रिफ्रैक्शन फिर से करेगा जिन पॉइंट पे रिफ्रैक्शन आने के दौरान किया था। जैसे हमने जो एग्जांपल लेके दिया कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिवर्स कर देते हैं तो थर्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ था, तो थर्ड सरफेस के जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ था आने के दौरान, जाने के दौरान भी उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड सरफेस पे हमने रिफ्रैक्शन लिया था तो उसी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा लाइट रे का। फिर फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन लिया तो फर्स्ट सरफेस पे फिर से उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा। फाइनली लाइट रे कहां पहुंच गया, सोर्स पे। तो फाइनल स्टेटमेंट हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का कि इफ डायरेक्शन ऑफ लाइट रे एट अ पॉइंट इन द स्पेस इज रिवर्स्ड देन लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ फॉलो। इसका मतलब ये कि डायरेक्शन ऑफ लाइट रे को अगर किसी पॉइंट पे हमने रिवर्स कर दिया तो लाइट रे उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस चला जाएगा जिस पाथ को फॉलो करता हुआ उस पॉइंट तक पहुंचा था। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। अब इसका एक दो अगर हम एप्लीकेशन के हिसाब से या कंक्लूजन के हिसाब से देखना चाहें, जैसे मान लो कि हम लोग एक लेते हैं कॉनकेव मिरर और ये ले लिया हम लोगों ने P, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक लाइट रे लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम लाइट रे ले रहे हैं तो उस केस में जो है
ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट रे इस पाथ पे चला गया और इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, इसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन कि ये इनकमिंग रे था, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बीटा लिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बीटा हुआ और ये फोकल पॉइंट से क्रॉस कर गया। अब इस लाइट रे के पाथ को मैं अगर रिवर्स कर दूं, अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो ये फोकल पॉइंट से पास करता हुआ यहीं पे फॉल करेगा, तो आने के दौरान ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, तो अब इधर से देखेंगे तो ये इनकमिंग रे हो गया जो इसी पॉइंट पे फॉल किया। अब इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बीटा होगा, मतलब लाइट रे जो है वो इस वाले पाथ को फॉलो करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, जो लार्ज डिस्टेंस तक पहुंच गया। तो अब हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल किया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकल पॉइंट, तो अगर कोई भी लाइट रे हम पास करेंगे फोकल पॉइंट से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी का हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कंक्लूजन कि एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकल पॉइंट, तो इफ एनी लाइट रे passes through focal point then after reflection on the mirror will become parallel to the principal axis। एक चीज, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का, वो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज पोजीशंस आर इंटरचेंजेबल। इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया रखा है इस पोजीशन पे, उसका इमेज बना यहाँ पे, तो अगर हम इमेज के पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसके ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज पोजीशंस आर इंटरचेंजेबल। इस बात को अगर हम समझने के लिए जाएं तो यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने लिया एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पोल, ये ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं ये हो गया मेरा फोकल पॉइंट। एक सोर्स ऑफ जो है लाइट यहां पे रखा, अब इसका इमेज बनाने जाते हैं पहले, तो एक ये इनकमिंग रे ले लिया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हमारा हो गया पहला रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा हो गया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो लाइट रिट्रेसेस इस पाथ, तो इस जगह पे जाकर के मीट करेगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों मिलकर के इस पॉइंट पे जाकर कन्वर्ज कर रहा है और इमेज फॉर्म किया। अब मान लो कि हम क्या करते कि सोर्स को रख देते एट द पोजीशन ऑफ इमेज, तो पहले ये इनकमिंग रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये इनकमिंग रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे था। अब हमने मान लो यहां रख दिया सोर्स को, इस बार जब सोर्स को रखेंगे, सोर्स से तो हर डायरेक्शन में निकलेगा, एक रे डेफिनेटली इस पाथ पर फॉलो करेगा, मतलब ये वाला डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो रहा है, तो ये पाथ फॉलो किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन, मतलब इस वाले पाथ पे चला जाएगा ये रे, तो एक रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा सोर्स से जो लाइट रे इधर निकला तो ये हो गया, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन, ये R2 हो गया। अब हम देखें तो R1 R2 ये दोनों इस लाइन में जा रहा है, दोनों मिलकर कहां पे जाकर कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब यहां पे अगर हम सोर्स रखेंगे तो इमेज हमारा यहां बन गया। तो एक चीज है कि पहले जब हमने सोर्स को यहां रखा तो इमेज यहां बना हुआ था, और जब हमने इमेज के पोजीशन पे सोर्स को रख दिया तो इमेज बन गया एट द पोजीशन ऑफ सोर्स। तो एक बेसिक सा पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज पोजीशंस आर ऑलवेज इंटरचेंजेबल। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। अब अगला टॉपिक जो हम लोग जाएंगे वो है फील्ड ऑफ व्यू। क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू पे अगर हम लोग जाते हैं तो फील्ड ऑफ व्यू हम किसका बात करेंगे, तो फील्ड ऑफ व्यू बात करेंगे हम लोग इमेज का। अब इमेज किसका होगा, किसी ऑब्जेक्ट का।
तो हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि कोई भी सरफेस अगर हम लेते हैं, अगर सरफेस के ऊपर इनकमिंग रेज आएगा तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा या तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना से हो सकता है या फिर ट्रांसमिशन फेनोमेना से होगा। तो अगर हमारा किसी भी सरफेस पे इनकमिंग रे आएगा और फॉल करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन उस इमेज को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं ये डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ आई ऑफ ऑब्जर्वर। क्योंकि सीधा सा बात है कि जो हमारा इमेज फॉर्म करता है, इमेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज के पोजीशन से रिफ्लेक्टेड रे जो है डाइवर्ज करेगा। अगर रिफ्लेक्शन फेनोमेना से इमेज बना है, अगर हमारा ट्रांसमिशन फेनोमेना से तो बोलेंगे ट्रांसमिटेड रे क्या होगा, डाइवर्ज होगा। और हम बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट को ऑब्जर्वर कब देखता है, जब जो मेरा पॉइंट है उससे डाइवर्ज होने वाला रे अगर आई ऑफ ऑब्जर्वर पे फॉल करेगा तो उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का रियल इमेज बनेगा रेटिना पे, हम बोलेंगे उस पॉइंट को देख सकता है। इसका मतलब है कि इमेज को देखने के लिए इमेज से निकलने वाला रिफ्लेक्टेड रे या फिर इमेज के पोजीशन से निकलने वाला ट्रांसमिटेड रे के पाथ में अगर आई होगा ऑब्जर्वर का तो फिर वो रे हमारे आई पे फॉल करेगा और उसको कन्वर्ज करके जो मेरा पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, जो पोजीशन ऑफ इमेज, उसका रियल इमेज किस पे बनेगा, रेटिना पे, और हम बोलेंगे कि इमेज को हम देख सकते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज अब हम देखेंगे यहां से कि एक हम लोग सिचुएशन लेके चलते हैं कि हम लोगों ने यहां पे लिया एक प्लेन मिरर। तो यहां पे मैं शो कर रहा हूं एक प्लेन मिरर, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। एक सोर्स रख देते हैं इस जगह पे, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो इससे लाइट है तो हर डायरेक्शन में एनर्जी निकलेगा। इस पॉइंट से नीचे जो भी बात होगा वो तो सीधा चला जाएगा। इस पॉइंट पर जो फॉल करेगा तो पहला रे हम इस एक्सट्रीम पोजीशन पे लेते हैं मिरर के, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लाइट रे हम लोग ये ले लेते हैं, ये हो गया आर का जो रिफ्लेक्टेड। दूसरा हम लोग एक और ले लेते हैं जो बीच में कहीं पे यहां फॉल कर रहा है। अब फिर इस पे जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया और ये हो गया हमारा R2। तीसरा हम जाते हैं इस जगह पे, ये लाइट रे फॉल किया इस जगह पे जाके अदर एक्सट्रीम पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट रे हमारा इधर की तरफ चला गया और ये हो गया R3। अब हम देखें ये सब रे इंफिनिटी तक जाएगा अपना, R1, R2, R3 तीनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब डाइवर्जिंग है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और सब ये यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इमेज, इस केस में वर्चुअल इमेज का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेज तो हमारा फॉर्म कर गया। अब इस इमेज को अगर हम देखने जाए, मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे प्लेस्ड है, अब अगर यहाँ ऑब्जर्वर प्लेस होगा तो इमेज के पोजीशन से जितना भी रिफ्लेक्टेड रहे, कोई भी इस पे फॉल किया, जब फॉल नहीं किया तो उसका कोई कन्वर्जेंस होगा ना लाइट रे का, जो रेटिना पे इमेज बनेगा, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनाने के लिए पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का रे का फॉल करना जरूरी है। तो जब फॉल यहाँ पे किया ही नहीं तो किसी भी चीज का रियल इमेज हमारे रेटिना पे बना नहीं, तो इसको किसी भी हालत में वो देख नहीं सकता। अब बात होता है कि अगर वही ऑब्जर्वर R1 और R3 के बीच का जो पूरा रीजन उसमें कहीं पे भी लाई कर दे, मान लो यहां रहता, तो इस केस में इसके आसपास जितना भी रे फॉल करता है वो उसका रिफ्लेक्टेड रे इसका आई पे फॉल करता है, वो रिफ्लेक्टेड रे कहां से आता हुआ नजर आता है, आई। तो रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस जो इमेज है, ये रे जब इसके आई पे फॉल करता है तो ये जो हमारा डाइवर्जिंग रेज है इसका रियल इमेज बनता है रेटिना पे। तो हम बोलते हैं कि जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है इमेज, इसका रियल इमेज बना रेटिना पे, तो इस इमेज को देख पाएगा। इसका मतलब है कि जब भी ऑब्जर्वर R1 और R3 के बीच के पूरा इंफिनिटी तक के रीजन में लाई करेगा तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे आई पे फॉल करेगा ऑब्जर्वर के, और वो रिफ्लेक्टेड का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, इमेज। तो इमेज का जो हमारा रियल इमेज बनेगा रेटिना पे एंड दैट इमेज विल बी ऑब्जर्व। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी इमेज को देखने के लिए जो ऑब्जर्वर का आई होना चाहिए वो लाई करना चाहिए
इन द रीजियन मतलब क्षेत्र बिटवीन टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे, मतलब R1 और R3 के बीच में के रीजन में, इंफिनिटी तक हम ले सकते हैं इसको, ये आगे जाएगा ये आगे जाएगा, इस तरह से इसमें कहीं पे भी लाई करेगा तो उस केस में इमेज को देख पाएगा, और इसी को हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो अब मेरा फील्ड ऑफ व्यू का डेफिनेशन हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट अगर बात करेंगे तो वो हो गया मेरा, इट इज डिफाइंड एज रीजियन मतलब क्षेत्र बिटवीन टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज, अगर इमेज रिफ्लेक्शन फिनोमेना से बना है, या फिर रीजियन बिटवीन टू एक्सट्रीम ट्रांसमिटेड रेज, अगर हम बोलते हैं कि इमेज ट्रांसमिशन फिनोमेना से बना हुआ है। तो ये हो गया रीजियन बिटवीन टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे और रीजियन बिटवीन टू एक्सट्रीम ट्रांसमिटेड रे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। और किसी भी इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर का आई शुड लाई इन द फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू में लाई करेगा तभी हम किसी इमेज को देख पाएंगे, अदरवाइज हम इमेज को किसी हालत में नहीं देख सकते। अब आता है कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू पहला जो डिपेंड करता है वो हम बोलते हैं डिपेंड करेगा किस चीज पे, तो पहला साइज ऑफ द मिरर, दूसरा हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरा टाइप ऑफ द मिरर। पहले हम जाते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर चेंज कर देते तो क्या होता। तो ये ले लिया हम, सेम साइज का यहां पे ले लेते हैं, तो जितने साइज का यहां पे लिया उतने साइज का यहां पे प्लेन मिरर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन सोर्स को यहां पे प्लेस कर देते हैं। सोर्स को प्लेस करेंगे तो इससे जो दो एक्सट्रीम रे का बात करेंगे वो यहां और यहां फॉल कराएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाएंगे तो ये इधर की तरफ चला गया, यहां के हिसाब से जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन इधर की तरफ चला गया। ये दो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे हुआ जो इंफिनिटी तक अपना जाएगा। अब अगर हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे को तो इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये इमेज बना। अब इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू का बात करें तो दो एक्सट्रीम रे के बीच का जो ये रीजन है ये कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू। तो हम देख रहे हैं कि ये फील्ड ऑफ व्यू हमको बड़ा दिखेगा क्योंकि ये इंफिनिटी तक जाएगा तो बड़ा रीजन हमारा कवर कर रहा है और इसमें हमारा कम रीजन कवर कर रहा है। तो हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो है हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, पोजीशन ऑब्जेक्ट चेंज करें तो इमेज ऑफ पोजीशन भी चेंज होगा, बट फील्ड ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए तो उस ऑब्जेक्ट के इमेज को अगर मिरर के अंदर देखेगा तो उस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू हमारा जो होगा दैट विल बी चेंज। ठीक है। सेकंड हमारा होता है कि साइज ऑफ द मिरर। अब मान लो कि हम बड़ा साइज, मतलब सोर्स तो वही रखे लेकिन साइज ऑफ द मिरर को हम बड़ा कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सेकंड में कि हमने एक बड़ा साइज का मिरर ले लिया, तो ले लेते हैं बड़ा साइज का। अगर ये बड़ा साइज का लेते हैं और सोर्स मान लो कि उसी डिस्टेंस पे ऐसे यहां रखते हैं। अब एक रे यहां फॉल करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल रिफ्लेक्शन से होगा, तो ये चला गया एक रिफ्लेक्टेड रे। और मान लो कि ये दूसरा एक्सट्रीम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये चला गया इधर की तरफ। अब हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। मान लो इमेज जो हमारा फॉर्म किया यहां पे किया। अब इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बात करेंगे तो ये दोनों जो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच के पूरे रीजन में कहीं भी ऑब्जर्वर होगा तो इस इमेज को देख पाएगा। तो अब हम अगर इससे कंपैरिजन करें तो फील्ड ऑफ व्यू हमारा बढ़ रहा है। मतलब एक बार फिर हम चेक कर सकते हैं अगर हमने साइज ऑफ द मिरर को चेंज कर दिया तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो हो गया वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। तो ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट। अगर बात करेंगे तो वो चेंज करेगा अगर हमारा साइज ऑफ मिरर चेंज होगा। तीसरा है हमारा टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं यहां से, जैसे मान लो कि हम सेम साइज का एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, तो ये ले लिया एक प्लेन मिरर, और सेम साइज का एक ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर तो कर्व्ड है, तो सेम साइज बोलने का मतलब क्या हुआ, तो मैं मतलब ये लेकर चल रहा हूं अभी के लिए कि इसका जो डायमीटर ऑफ एपर्चर है
वो सेम हो प्लेन मिरर जो हमने यहाँ पे लिया। तो उस केस में अगर हम सोर्स रखते हैं, मान लो सेम डिस्टेंस यहाँ पे रख दिया s, और इसमें भी जो है जितने डिस्टेंस पे इसको लिया उतने डिस्टेंस से यहाँ पे अगर सोर्स रख दिया, तो इनके फील्ड ऑफ व्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जब जाएंगे तो ये एक एक्सट्रीम एंड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जाएंगे तो ये हो गया मेरा R1। इसमें दूसरा एक्सट्रीम एंड यहाँ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चला गया इधर की तरफ, इसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे, ये हो गया हमारा इमेज। और ये कहलाएगा, अगर हम इसको R2 ले लें, दो एक्सट्रीम ले, तो इसके आगे का पूरा जो रीजन होगा दिस विल बी कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। इसका अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, एक एक्सट्रीम एंड ये है, तो एक इनकमिंग रे हम यहां लेते हैं और एक इनकमिंग रे हम यहां लेंगे दूसरा एक्सट्रीम। इस वाले पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये कहलाएगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, मतलब एक रिफ्लेक्टेड रे जो हमारा जा रहा है वो इधर की तरफ हो गया, तो ये ले लिया हमने एक रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको मैं अभी कर देता हूं। तो ये हो गया R1। अब दूसरा हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाएंगे तो ये हो गया मेरा दूसरा, ये हो गया R2। ये दोनों को अगर मान लो पीछे की तरफ हम खींच लेते हैं, इसको पीछे खींचते तो यहां कहीं इमेज बन जाता। अब एक चीज है कि इसके फील्ड ऑफ व्यू बात करें तो R1 इधर R2 इधर, इस बीच में जो होगा इधर वाले रीजन में रहेगा। तो ये पूरा जो रीजन हम इस तरह से इसको शेड करेंगे, ये सब हो गया हमारा क्या, फील्ड ऑफ व्यू फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने देखा कि टाइप ऑफ द मिरर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर का बहुत लार्ज है और इसका इसके कंपैरिजन में अगर हम देख रहे हैं तो लार्ज हो रहा है। तो ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल बी ग्रेटर देन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ प्लेन मिरर। अब हम एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सीधा ध्यान में रखेंगे कि अगर हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, कॉन्केव मिरर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, तो सबसे बड़ा फील्ड ऑफ व्यू किसका होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का होगा। मतलब सेम डायमीटर अपर्चर का कॉन्केव मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर लिया, प्लेन मिरर ले लेते हैं डायमीटर अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बराबर, तो उस केस में फील्ड ऑफ व्यू सबसे बड़ा फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। और यही रीजन है कि जब भी हम किसी व्हीकल में जैसे कार लेते हैं उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है, जो पीछे देखने के लिए होता है, रियर व्यू मिरर होता है, वो हमेशा कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, क्योंकि वो बड़े रीजन को कवर करता है। इसलिए हम लोग हमेशा जो मिरर यूज करेंगे दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट फील्ड ऑफ व्यू का।